वेलकम टू दी आर्ट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो हमारे आज का जो सेशन है वो हिस्ट्री क्लास 12th के तीसरी किताब का तीसरा चैप्टर महात्मा गांधी वाला है। और आज हमने अपना टॉपिक रखा है रॉलेट एक्ट कि रॉलेट एक्ट क्या है, कैसे आया, इसके क्या प्रोविजंस है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हुए, कौन लेकर गया, इसके बारे में जितना जो कुछ भी हमारे पास में अवेलेबल रिसोर्स है हमने उसको यहाँ पर बता रखा है। तो चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ड्यूरिंग द ग्रेट वॉर। यहाँ पर ग्रेट वॉर का मतलब क्या है, ड्यूरिंग द ग्रेट वॉर ऑफ 1914 to 18, मतलब ये बात कर रहा है आपके वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में बात हो रही है। ये है ग्रेट वॉर। ड्यूरिंग द ग्रेट वॉर ऑफ 1914 to 18 द ब्रिटिश हैड इंस्टीट्यूटेड, क्या बनाया, इंस्टीट्यूटेड अ सेंसरशिप। व्हाट इंस्टीट्यूटेड, इंस्टीट्यूटेड अ सेंसरशिप ऑफ द प्रेस। किसका सेंसरशिप किया, प्रेस। यहां पर प्रेस का मतलब क्या है, यहां पर प्रेस का मतलब है प्रकाशन वाली संस्था है। मतलब इस प्रेस का मतलब है आपका न्यूज़पेपर। क्या है मतलब, न्यूज़पेपर। इस प्रेस का मतलब क्या है, प्रिंटिंग प्रेस, जहां पर किताबें छपती है, जहां पर मैगजीन छपते हैं, जहां पर न्यूज़पेपर छपते हैं। ऐसी कोई भी जगह जहां पर छपाई का काम होता है वो पूरा का उसका सेंसरशिप करना। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से काट छाट करना। मतलब कोई चीज जैसी छपी है उसको एज इट इज वैसा प्रिंट नहीं होने देना, उसके अंदर कुछ परिवर्तन करना। एक मिनट सुनो, सही है, ऐसा लग रहा है कि वो कोल्ड शायद ऊपर है। हाँ, तो सेंसरशिप का मतलब क्या है कि किसी भी जो भी चीज़ छपी है, जो भी चीज़ बनी है, चाहे वो लिटरेचर हो, कोई मतलब कोई चीज़ लिखी भी, कोई किताब हो, कोई न्यूज़पेपर हो या कोई साहित्य हो किसी भी प्रकार का, उसमें किसी प्रकार की कोई कंटेंट या फिर जो घटनाक्रम है, जो इवेंट है, जो भी बात लिखी उसको हटाना, इसी को हम सेंसरशिप बोलते हैं। तो बोला कि सेंसरशिप इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कब, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, ठीक है ना। एंड परमिटेड, और क्या बोला, किस चीज़ की इजाज़त दी उन्होंने, एंड परमिटेड डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब होता है हिरासत में लेना। क्या होता है, हिरासत में लेना, डिटेंशन का मतलब होता है। एंड डिटेंशन विदाउट ट्रायल। अब बात है कि ट्रायल का मतलब क्या, आप जब किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेते हो तो आपके पास में प्रॉपर है ना लीगल प्रोसीजर को आपको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल आज के समय पर भी अगर आपने किसी को अरेस्ट किया, अरेस्ट छोड़ो डिटेन भी किया, तो डिटेंशन में क्या होता है कि आपको विदिन 24 आवर्स उसको रिलीज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये प्रॉपर अरेस्ट में जाएगा। और अरेस्ट के अंदर कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे आप कभी भी किसी को मन चाहे किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। पहले आपको मजिस्ट्रेट से अरेस्ट वारंट लाना पड़ेगा, उस वारंट मिलेगा, वारंट मिलने के बाद उस पर्सन को आप अरेस्ट करोगे। अरेस्ट करने के बाद विदिन उसमें भी क्या होता है कि आपको ना प्रॉपर प्रोसीजर के द्वारा उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। बहुत सारी कौन से तरीके होते हैं। अगर आपने किसी को, चलो आपके पास वारंट नहीं, आपने किसी को डिटेन कर लिया, हिरासत में ले लिया, लेने के बाद भी क्या होता है कि आपको विदिन 24 वर्किंग आवर के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के आसपास में उसकी पेशी करवानी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, उसे एक फ़ोन कॉल करने की इजाज़त है। मतलब वो अपने नियर एंड डियर वन को, अपने चित परिचित रिश्तेदार, दोस्त, किसी को भी एक फ़ोन लगाकर बता सकते हैं कि भाई मुझे गिरफ्तार किया और मैं इस वक्त इस जेल में वहाँ पर मुझे अरेस्ट करके रखा हुआ है, ताकि फैमिली को इन्फॉर्म किया जा सके। ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। आप किसी को भी अरेस्ट करोगे तो मजिस्ट्रेट में पेश करोगे, अपना उसका पूरा ट्रायल चलेगा। अगर कोर्ट को लगता है कि इसका अरेस्ट जस्टिफाइबल है या इसके खिलाफ में प्रोसीडिंग होनी चाहिए और इसको जेल में रहना चाहिए, तभी अलाउड करेंगे, अदरवाइज उसको रिलीज कर देंगे पूरी तरीके से। तो बोला कि जो सेंसरशिप लगाया, और किसी एक तो क्या सेंसरशिप लगाया, दूसरा काम किया कि किसी भी आदमी को उठा करके गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। कोई बताने की आवश्यकता नहीं है कि कोई किसी आदमी को पकड़ा है, क्यों पकड़ा है। ये रॉलेट एक्ट है। ये क्या है, रॉलेट एक्ट। इसके अंदर एक और चीज है, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस व सस्पेंडेड, मतलब परिवार वालों को बताएंगे नहीं, ना परिवार वालों को बताएंगे, ना मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, और लगभग 2 साल तक जेल में डाल करके रखेंगे और किसी को बताएंगे नहीं कि यह बंदा हमारे पास में जेल में है। तो ऐसे बहुत सारे खतरनाक प्रोविजन थे। इसके अंदर 1-2 प्रोविजन और भी थे, क्या कि सिर्फ डाउट हुआ, आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा है लेकिन दूसरी जगह बाकी सोर्सेज में अवेलेबल है। आपके क्या है ना, सोर्स बहुत छोटे कर दिए तो कई चीज़ इसमें से हटा दी गई है, तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, सॉरी। तो इसमें क्या होता है कि ना, एक प्रोविजन ये भी होता है कि आप सिर्फ डाउट के बेसिस पे किसी को गिरफ्तार कर सकते हो। मतलब आपको कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला फिर भी आपने अरेस्ट कर लिया, ये डेंजरस है, ठीक है। दीज वर रिकमेंडेड बाय, ये किसके द्वारा सलाह दी हुई चीजें थी, दीज वर रिकमेंडेड बाय नन अदर देन सर सिडनी रॉलेट। किसके द्वारा दी गई थी, सर सिडनी रॉलेट। क्या बोला
कि सर सिडनी रॉलेट ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि आपको फला फला जो हमने बताया था ना कि प्रेस सेंसरशिप लगाना, बिना ट्रायल के अरेस्ट कर लेना, हेबियस कॉर्पस सस्पेंड कर देना, किसी भी डाउट के बेस पर गिरफ्तार कर लेना, ये सब रिकमेंडेशन थी सर सिडनी रॉलेट की, और इनके रिकमेंडेशन के बेस पर ही बना रॉलेट एक्ट। ठीक है, ये है हमारा बेस कि रॉलेट एक्ट है क्या। ठीक है, एक नंबर में आएगा तो शॉर्ट बताना, तो ये इसके अंदर ये प्रोविजन थे और इनकी रिकमेंडेशन थी। ठीक है, अब आते हैं कॉल्ड फॉर अ कंट्री वाइड कैंपेन। गांधी जी ने क्या बोला कि देशव्यापी ना एक आंदोलन चलाने की बात करी है। ठीक है, कैंपेन अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। क्या बोला कि इसके लिए हम सभी को, भारतीय लोगों को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सभी को मिलकर के क्या करना, कैंपेन चलाना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा, आंदोलन चलाना पड़ेगा पूरा का पूरा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में। इन टाउन्स अक्रॉस द नॉर्थ, बोला कि शहरों में, कहां पर, नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया, मतलब नॉर्दर्न इंडिया के बारे में बात हो रही है और आपका वेस्टर्न इंडिया के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना, नॉर्दर्न इंडिया मतलब पूरा उत्तर भारत, और वेस्ट वाले में आगे आपका पंजाब वगैरह ये सब कुछ आ चुका है। लाइफ कम टू अ स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल का मतलब क्या होता है? स्टैंड स्टिल का मतलब होता है कि ठहर जाना। क्या होता है? ठहर जाना, मतलब एकदम से रुक गई है पूरी की पूरी। स्टैंड स्टिल एंड एज शॉप्स शट डाउन। क्या बोला कि जितनी भी दुकानें थी वो क्या थी, उन सब पर क्या लगा दिया गया था, हड़ताल घोषित कर दी गई। शॉप्स शट डाउन एंड स्कूल्स वर क्लोज्ड। क्या बोला कि स्कूल्स को भी क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, क्लोज्ड इन रिस्पॉन्स टू बंद कॉल। बोला कि गांधी जी ने बंद के लिए आह्वान किया था, हड़ताल के लिए। तो इस हड़ताल में उत्तर भारत और पश्चिम भारत के जितने भी ज्यादातर जो स्कूल थे, जीवन तो ठहराव में आया, जीवन में ठहर चुका था, हर चीज रुक गई थी, और जितनी भी दुकानें थे सारी दुकानों पर बंद कर दी थी लोगों ने प्रोटेस्ट के दौरान। और इसके साथ साथ में लोगों ने स्कूल जाना भी छोड़ दिया, तो स्कूल में भी लगभग हड़ताल होगी, मतलब स्कूल में कोई भी बच्चा जाकर पढ़ ही नहीं रहा। प्रोटेस्ट मतलब विरोध प्रदर्शन। क्या बोला कि प्रोटेस्ट वर पर्टिकुलरली इंटेंस। इंटेंस का मतलब क्या होता है? इंटेंस का मतलब होता है गंभीर, मतलब उसका ज्यादा प्रभाव। बोला कि इन प्रोटेस्ट का ज्यादातर प्रभाव कहां पर था? खास करके पंजाब में था। पंजाब में इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा था। ठीक है ना, इंटेंस इन पंजाब वेयर मैनी मैन। बोला कि क्यों पंजाब में ज्यादा क्यों था? वेयर मैनी मैन हैड सर्व्ड। बोला कि ज्यादातर जो लोग थे वो किसके अंदर शामिल थे? ज्यादातर लोग शामिल थे किसमें? इन द ब्रिटिश साइड। कहां पर? ब्रिटिश साइड में थे। कहां पर? वॉर, वर्ल्ड वॉर 1 में अंग्रेजों की जो सेना थी उसके अंदर है ना, आपके है ना सिख सैनिक बहुत ज्यादा लोग मौजूद थे उस समय पर। पंजाब से कई सोल्जर्स जो थे वर्ल्ड वॉर 1 में अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, अंग्रेजों की सेना में। तो उन्हें से उम्मीद थी, एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या, कि दे विल बी रिवॉर्डेड। बोला कि उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा क्योंकि वो उनके बुरे समय में उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन इसके बदले क्या मिला उनको? इसके बदले उन्हें मिला ये चीज, रॉलेट एक्ट। क्या मिला? रॉलेट एक्ट मिला। और बोला इससे वो खपा हो गया। बोला कि एक तरफ तो हम अपनी जान की बाजी लगाकर खुद को सेक्रीफाइस करके आपके लिए फाइट कर रहे हैं, और आप ऐसा कानून ला रहे हो जिससे हमारे समाज पर एक नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा, और आप हमारा दमन कर रहे हो। आप हमारे क्या कर रहे हो? दमन कर रहे हो। तो बोला कि ये हमारे इतनी मेहनत का नतीजा आपने ये दिया है, तो बोला ये गलत है पूरी तरीके से। तो बोला इससे जो सिख समुदाय के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है, बहुत ज़्यादा परेशान थे। बोला कि ये तो हमारे ना जो हम सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं आपके लिए, और आप हमें ये नतीजा दे रहे हो। तो बोला कि इसलिए ना रॉलेट एक्ट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट भी आपको कहाँ मिलेगा? पंजाब में देखने का। तो प्रोटेस्ट भी बहुत ज़्यादा पंजाब में हो रहे थे। पंजाब बहुत एक्टिव था उस पूरे रॉलेट एक्ट के दौरान, कि भाई तो वही बात है, एक तरफ तो हमारा बच्चा आपके लिए लड़ रहा है, वहाँ पर जान की बाजी लगा रहा है वर्ल्ड वॉर में, और आप हमारे ऊपर ये नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हो, रॉलेट एक्ट लगा कर हमें ही परेशान कर रहे हो। इसीलिए आप देखोगे ना कि पंजाब में वहाँ पर 2-3 छोटी मोटी घटनाएं होगी, उसका नतीजा ये हुआ कि आपके पंजाब के अमृतसर में मार्शल लॉ लगा हुआ था। क्या लगा था? मार्शल लॉ, मतलब सेना के नियम लगे थे, मतलब कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, एक तरह से कर्फ्यू था। और वहाँ पर आर्मी मार्च पास कर रही थी पूरे के पूरे अमृतसर शहर में। देखो आज के समय में और पुराने समय में एक फ़र्क है, क्या कि उस समय पर जानकारी का जो इन्फॉर्मेशन की जो इन्फॉर्मेशन का जो कम्युनिकेशन है, जो कन्वेंस है, वो इतना स्ट्रांग नहीं था जितना आज के समय पर है। ऐसे में अमृतसर में मार्शल लॉ लगा है, बाकी के आसपास के किसी को लोगों को पता नहीं, दूसरे गाँवों के लोगों को।
ऐसे में क्या होता है कि बैसाखी का वाला दिन होता है और गाँवों को लोगों को पता नहीं होता है कि सॉरी गला बैठा हुआ आज। तो गाँवों के लोगों को पता नहीं कि अमृतसर में मार्शल लॉ लगा, तो उन्हें लगा कि वो नॉर्मल रूटीन के हिसाब से जा रहे हैं कि त्यौहार है, अमृतसर चलते हैं, वहाँ पर मेला लगता है। तो लोगों ने बोला कि मेले में घूमने जाने के बहाने वो सब लोग क्या बैसाखी वाले दिन अमृतसर में आए हुए थे। तो उन्होंने देखा कि आज सब कुछ इतना शांत शांत किया, समझ में उनको आया नहीं। तो उन्होंने क्या देखा, सामने एक जलियांवाला बाग था। तो उन्होंने बोला कि काम करते हैं, जितने भी जो लोग गाँव से आए तो उन्होंने बोला कि सामने वाले पार्क में जाके रेस्ट कर लेते, आराम कर लेते, थोड़ा बहुत रोटी रोटी खा लेते, काफ़ी लंबे सफ़र से आए हुए। तो फिर बाद में पूरा दिन बहुत लंबा ही है तो वो आराम कर रहे थे, बैठ रहे थे, कोई खाना खा रहे थे, रेस्ट कर रहे थे। ऐसे में क्या हुआ कि जो क्रांतिकारी थे वहाँ के अमृतसर के, उन्हें लगा कि यही सही मौका है, इस भीड़ में हम अपनी मीटिंग कर लेते हैं। उन्होंने मीटिंग कर ली और होता क्या है कि ये चीज़ें जो सरकार के जो जासूस उन्हें पता है, तो वो आपके जनरल डायर को ये बात बता देते कि ऐसे ऐसा घटनाक्रम हो रहा है और वहाँ पर कुछ क्रांतिकारी मीटिंग कर रहे हैं और जनता को भड़का रहे हैं, थोड़ा बड़ा चढ़ा के बता दिया। अब होता यह है कि इसका नतीजा वो जनरल डायर जो ब्रिगेडियर होता है वो अपनी पूरी पुलिस फोर्स लेके वहाँ पर पहुँच जाता है विथ लोडेड, ठीक है ना। वो अपने पूरे के पूरे आर्म्स को, एम्यूनिशन को लोडेड करके चला जाता है और पूरे पार्क को कवर कर लेता है और सामने खड़ा करता है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उस पार्क का एंट्री और एग्जिट सेम गेट होता है, उसके मल्टीपल गेट्स नहीं होते, 2 गेट भी नहीं होते, और जो एग्जिट गेट है वो भी बहुत छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा होता नहीं है। तो ऐसे में अपनी पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को उसने गेट के सामने लगा कर पूरा लोड कर दिया और उसने बोला कि फायर, ऐसे करके एक के बाद एक लगातार फायर करवाया और रुका नहीं, यहाँ तक कि उन्होंने सरेंडर करने तक का भी मौका नहीं दिया। अगर सरेंडर करने का मौका देता तो शायद उतनी कैजुअलिटी नहीं होती जितनी ज़्यादा कैजुअलिटी वहाँ पर हो गई। तो ये इसलिए अपने आप में एक बहुत बड़ा काला दिन है भारत के इतिहास का, अंग्रेजों के द्वारा बनाया, लेकिन वो उसको जस्टिफाइड करते कई तरीके से, बोला कि वहाँ पर हत्यारबद्ध क्रांतिकारी थे, उन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, वो अपने हिसाब से जस्टिफाइड करने की कोशिश की, लेकिन इतिहास कभी भी उन्हें जस्टिफाइड इस चीज़ के लिए नहीं करेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट आ गया। हाँ अच्छा, मैं थोड़ा आगे चला गया, इसमें बीच में एक बात बताना रह गया था। हाँ, गांधी जी वॉज डिटेन वाइल प्रोसीडिंग टू पंजाब इवन एज अ प्रोमिनेंट लोकल लीडर्स। गांधी जी रॉलेट एक्ट के खिलाफ में, अब मैं थोड़ा आगे बता दी, मैंने कहा ना आपको, गांधी जी इसके विरोध में पंजाब जा रहे थे प्रोटेस्ट करने के। तो गांधी जी को उन्होंने पहले ना वार्निंग दे रखी थी कि आप पंजाब में नहीं जाओगे, अगर आपने एंटर करने की कोशिश की तो हम आपको डिटेन कर लेंगे। ऐसे में क्या होता है कि गांधी जी तो मानने वाले हो तो गए, तो उनको डिटेन करके जेल में डाल दिया। इसी प्रकार से मैंने वहाँ पर सिर्फ लोकल लीडर्स लिखा है, वो लोग कांग्रेस लोकल लीडर्स हैं। तो आपके पंजाब में उस समय पर 2 बहुत बड़े लोकल कांग्रेस लीडर हुआ करते थे, उनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया, वो बहुत बड़ा नाम है पंजाब में उस समय पर, ये बहुत बड़े नाम हुआ करते थे, ठीक है ना। तो ऐसे में बोला कि बड़ी लीडरशिप को उन्होंने जेल में डाल दिया और छोटी मोटी 1-2 घटना हो गई। और उसके बाद में आपके बैसाखी वाला जो भी मैंने आपके साथ में डिस्कस किया, अप्रैल का महीना था आपका, बैसाखी इसी समय पर होती है, 1919 की बात है, 1990 अमृतसर घटना अमृतसर की है, ठीक है। ब्रिटिश ब्रिगेडियर ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स, अपनी सोले क्या पहुंचा था, अभी जो मैंने बताया था, टू ओपन फायर, सीधा फायर करवा दिया उनके ऊपर बिना किसी सरेंडर का मौका दिए हुए। एंड ऑन अ नेशनलिस्ट मीटिंग, बोला कि वहां पर जितने भी, उनको कितना लगा कि सारे नेशनलिस्ट ही है, इसमें कोई भी है ना आम जनता वाला नहीं है। मोर देन 400 पीपल, ये सरकारी आंकड़ा है, झूठ है। नेवर ट्रस्ट ऑन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स और पर्टिकुलरली ऑन कैजुअलिटी। जहां पर कभी भी मरने वाले लोगों की संख्या के बारे में बात की जाए तो कभी भी सरकारी आंकड़ों पर विश्वास मत कीजिए। क्यों? चाहे सरकार आज की हो, चाहे सरकार आज से 105 साल पुरानी हो, नेवर एवर ट्रस्ट गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स ऑन कैजुअलिटी। कभी विश्वास मत करो, ये हमेशा झूठ ही बोलेंगे, कभी सच नहीं बोलेंगे। 1919 की सरकार में जो अंग्रेज शासन करते उन्होंने भी झूठ बोला। और मैं आपको बताता हूँ, कोविड के समय पर आपको पता है, हम सबको पता है, हम सब ने अपने आसपास में देखा है, अगर आपके रिश्तेदार में अगर किसी की अगर कोविड से डेथ नहीं होता, लेकिन आपने अपने पास पड़ोस के किसी चित परिचित के किसी न किसी के बारे में ऐसा सुना होगा कि उस पर्टिकुलर XYZ पर्सन की डेथ कोरोना में हो गई है। कई लोगों की डेथ इसलिए भी होती है कि ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर टाइम पर नहीं मिल पाए, मतलब वो सर्वाइव कर सकते थे अगर हॉस्पिटल्स के अंदर प्रॉपर रूप में सफिशिएंट क्वांटिटी में अगर ऑक्सीजन की सप्लाई इंश्योर की हुई होती गवर्नमेंट की। सरकार ने पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड बोला है कि एक भी आदमी कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा है। ये सबसे बड़ा झूठ इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में बोला हुआ है।
इससे बड़ा झूठ कभी नहीं बोला जा सकता है कि आप पार्लियामेंट में खड़ा होकर ये क्लेम करते हो कि कोरोना के अंदर एक भी कोरोना ऐसा पेशेंट नहीं था जो ऑक्सीजन की कमी की समझ में। हमने कई बार सुना, हमने ये तक सुना कि एक व्यक्ति था, उसको है ना ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिली थी उसके, तो उसके दोस्तों ने लगभग कितने ही हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करके ऑक्सीजन का सिलेंडर, मतलब सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय करके ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के उसके शहर में लेकर के गए। मतलब वो कम से कम 1000-2000 किलोमीटर का सफ़र तय किया उन्होंने, अपने साथ में बोला कि हमारा दोस्त नहीं मरना चाहिए, तो वो उन्होंने वहाँ से लेकर के गए। मतलब इतना लंबा रास्ता तय किया, तो नॉर्थ ईस्ट तक गए थे वो लोग, वहाँ पर ले जा करके ऑक्सीजन की सिलेंडर सप्लाई दी। बोला कि कहीं से मिले नहीं मिले, मैं अपने दोस्त के लिए लेकर के जाऊँगा। तो वो लोग वो भी लेके गए। अब बताओ, वहाँ पर कमी थी ना। कई लोगों तो हालत ये है कि डॉक्टर ने बोला ऑक्सीजन की सिलेंडर आप ऑक्सीजन अगर अरेंज कर लो, हमारे पास में रिसोर्स नहीं है, तो लोग लगे हुए इधर उधर ऑक्सीजन की कालाबाजारी होने लगे। लोग तो मतलब है ना सिलेंडर लेने गए, पीछे पता चला फ़ोन है कि वो तो चल बस अब लाना मत, रहने दो। ये सब कुछ हुआ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ, प्राइवेट में हुआ, सब जगह हुआ है। तो कभी भी सरकारी आंकड़ों पर विश्वास मत करो आप, ठीक है ना। तो मोर देन 400 पीपल वर किल्ड इन व्हाट इज नोन एज जलियांवाला बाग मैसेकर। ये हमारा बोलते हैं ना एकदम क्लाइमेक्स पॉइंट था, ये रॉलेट एक्ट का एकदम क्लाइमेक्स पॉइंट था, एकदम पीक पॉइंट था, जहाँ पर रॉलेट एक्ट बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ में हुआ, ठीक है। इसके बाद में एंटी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह चलेगा, जिसमें आपकी किताब में नहीं दे रखा, मैं आपको एडिशनली बता रहा हूँ। महात्मा गांधी को जो केसरे हिंद की उपाधि मिलती है वो उसको सरेंडर कर देते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि देते हैं अंग्रेज सरकार, उस उपाधि को रविंद्रनाथ टैगोर सरेंडर कर देते हैं। और यहीं से एक नए मूवमेंट की शुरुआत होती है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।